तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025। आज है 30 मार्च और आज के ट्रेंडिंग टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं इतिहास, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में अब पूछे जाने लगे हैं। देखो, व्यापम है भैया, व्यापम का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। आप कहोगे सर पॉलिटी वगैरह तो हमारे सिलेबस में नहीं था तो वो व्यापम है। बोलेगा पॉलिटी से हम ऐसे सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड है, तो तुम क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते। इकोनॉमिक्स से हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे मतलब कि गांव से संबंधित है, तो बताओ क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो अपन को ऐसे टॉपिक को देखना है जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। 2 से 3 प्रश्न आपके इतिहास के आ रहे हैं, 2 प्रश्न पॉलिटी के और 1 से 2 प्रश्न इकोनॉमिक्स के आ रहे हैं। कुल मिलाकर के लगभग 7 से 8 नंबर ये तीनों टॉपिक जो हैं वो कवर कर रहे हैं। तो किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न आगे पूछे जाएंगे, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे जिससे कि चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो सके। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली है वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके और एग्जाम एनालिसिस जो कि दोपहर में 3 बजे आता है, रात में 9 बजे आता है, वो भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपके एग्जाम में 2 दिन का भी समय बचा है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो अभी भी आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अभी भी आप 165 170 नंबर लेकर के आ सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जो काम इन लोगों ने किया वही काम आपको करना होगा। ये हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुपर सिलेक्शन नोट्स जिन लोगों ने लिए हैं उनके बहुत अच्छे नंबर आए। 181 नंबर देखिए यहाँ पर आए हैं, एक दीदी के 181 नंबर आए हैं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र सीरीज ने इनमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया इन नंबर को लाने में। उसके बाद में 156 नंबर एक भैया के आए हैं, देखिए यहाँ इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, ठीक है। इसके बाद में 179 नंबर एक दीदी के आए हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो सुपर सिलेक्शन नोट्स यहाँ पर आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो सर ये नोट्स हमको कैसे मिलेंगे? हमारे एग्जाम में 2 दिन का समय बचा है, 3 दिन का समय बचा है, हम इन नोट्स को लेना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ खास करना नहीं है, कोई लंबी प्रोसेस नहीं है। ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपए का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। इन नोट्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसमें वही मेन टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में छप रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर आप कवर करके जाते हैं, अगर मान लीजिए अभी आपके 140 नंबर आ रहे हैं, तो सुपर सिलेक्शन नोट्स कंप्लीट करने के बाद यही नंबर आपके 175 तक भी पहुंच सकते हैं, जो कि सिलेक्शन के लिए काफी रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, तुरंत अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कीजिए और उन 660 लोगों में एक सीट अपनी पक्की कर लीजिए जिनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो तुरंत आप लोग ये नोट्स ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, इस पर मैसेज करके आप लोग अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और 2 दिन में भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है। अगर 2 दिन में भी आप 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं तो ये नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, आपको आराम से दिमाग खोल करके, कान खोल करके सुनना है, सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। कल आपसे पूछा गया था जागीरदारी प्रथा, एक दीदी ने प्रश्न भेजा था कि सर जागीरदारी प्रथा से पूछा गया था कि किस मुगल शासक के काल में जागीरदारी प्रथा चालू की गई थी भारत में। तो आइए देख लेते हैं जागीरदारी प्रथा होती क्या है, किसके टाइम पर चालू की गई और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद में जो आपकी इससे पहले महालवाड़ी पूछी गई है, रैयतवाड़ी पूछी गई है, उसको भी कवर करेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। पॉलिटी में आपके कुछ आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं जो कि बच्चों और महिलाओं से संबंधित हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स अब तक पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना है, उसको कवर करेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में अभी आपका कल ही कंज्यूमर फोरम पर एक प्रश्न आया था। तो कंज्यूमर फोरम क्या होता है, कल हमने आपको बताया था एग्जाम एनालिसिस में। अब वहां से आगे क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको जरूर देखना है, आपको काफी कुछ यहां पर फायदा मिलने वाला है, ठीक है। बाकी हमारा जो चैनल है शुक्ला सर ESB के नाम से हमने चैनल बनाया है, वहां पर ESB एग्जाम के लिए सारी क्लासेस चल रही हैं। MP में जितने भी ESB के एग्जाम होते हैं, जैसे MP पुलिस हो गया, MP SI हो गया, MP आबकारी हो गया, सहायक ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 4 हो गया, इन सब की क्लासेस शुक्ला सर ESB पर चालू हो गई हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर जब हम इकोनॉमिक्स पॉलिटी पढ़ाएंगे तो अच्छे से आपको और भी डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए, अब ये जागीरदारी प्रथा क्या होती है इसको देख लो। देखो, कहते नहीं कि भैया तुमको क्या जागीरें लिख दी है हमने, तो भैया ऐसा क्या होता है जागीर में कि लोगों ने कहावत ही बना दी है। तो देखिए, मुगल काल में जागीरदारी व्यवस्था राजस्व आवंटन को संदर्भित करती थी, यानी कि राजस्व आवंटन के लिए जागीरदारी प्रथा लागू की गई थी। ये कुलीनों और अन्य प्रभावशाली लोगों को दिए जाते थे। इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी।
ठीक है। नगद वेतन देने के बजाय कुछ राजस्व आवंटित कर दिए जाते थे। यानी कि देखो राजा लोगों ने कहा यार ऐसे किस किस को हम नगद वेतन देते फिरेंगे, है ना, राज का जो खजाना है काहे खाली कर रहे हो, एक काम करो, जो मेन मेन ऑफिसर हैं, जो अपने टॉप लेवल के ऑफिसर हैं, उनको जागीर दे देते हैं। जैसे कि इनको 2 जागीर दे दी। जागीर का अर्थ है कुछ गाँव होते थे, वो गाँव दे दिए जाते थे। अब तुम्हारा क्या काम रहेगा, अब तुमको कोई सरकारी पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, सरकारी खजाने से पेमेंट नहीं मिलने वाला है। अब जो ये राजस्व का यहाँ से जो राजस्व निकलेगा, मान लीजिए यहाँ से 50 रुपये इकट्ठे हुए, तो ये 50 के 50 रुपये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप उनसे जो है टैक्स वसूल सकते हैं और अपने यूज में ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसका कुछ परसेंट जो है वो राजा के पास भी दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कंपलसरी नहीं था कि देना ही देना है। जागीर जिसको दे दी गई, यानी कि वहाँ की सारी व्यवस्था अब उसको ही देखनी रहेगी, सारी टैक्स सिस्टम, सारा वहाँ की व्यवस्था, और किसान भी अगर हैं तो किसानों को जो व्यवस्था प्रोवाइड कराई जाती है वो भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी। तो ये एक तरह से वेतन का एक कह सकते हैं कि सिस्टम हुआ करता था कि जिनको नगद वेतन नहीं देना है उनको हम क्या करेंगे, जागीर प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर्स को ही दिया जाता था। अब इसका विकास कैसे हुआ ये देखो। जागीरदारी जो प्रथा है उसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत से हुई थी। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी ना, तब से इसकी जागीरदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। मुगल शासकों ने इस प्रणाली को अपनाया और इसे अपने प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। अब देखो मुगल ने अपनाया, सबसे पहले बाबर आया, आपको पता है बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अब बाबर तो लड़ाई झगड़ा करते ही रह गया भैया, युद्ध में ही पूरा टाइम निकल गया, तोप खाने में ही निकल गया, फिर वो मर गया, ठीक है ना। तो बाबर इसको यूज नहीं कर पाया, बस सीख करके आया था पर यूज में नहीं ला पाया। अब बारी आई हुमायूं की, तो हुमायूं भाई साहब क्या हुआ, 2-3 बार अपने शासक बने फिर हटे, फिर बने फिर हटे, ठीक है ना, और बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा, और बाद में वो जो है मतलब कि उसकी सीढ़ी से गिर करके वो भी खत्म हो गए। तो इनको इन दोनों लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि ऐसी कोई प्रथा चालू की जाए, ऐसी कोई व्यवस्था भारत में लागू की जाए। तो इसके बाद में कौन आएगा, इसके बाद में आएगा अकबर। अब अकबर के पास में क्या था, सारी सिस्टम बना बनाया था, मुगल सम्राट की नींव भी पड़ चुकी थी, मुगल साम्राज्य एकदम स्थापित हो चुका था। अब इनके पास में इतना टाइम था कि ये अपना सिस्टम लागू कर सकते थे। और टोडरमल महोदय वहाँ पर थे, आपको पता है टोडरमल महोदय एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि अर्थशास्त्री टाइप में थे उस टाइम के, जो सारी व्यवस्था लागू करवाते थे। तो उन्होंने इनको ये कहा एक काम करो, ये जागीरदारी प्रथा अपन लागू करते हैं। फिर उन्होंने अकबर को सुझाव दिया और अकबर ने उसको लागू किया। तो अगर कल जो क्वेश्चन आया था उसके ऑप्शन में अगर अकबर दिया है तो अकबर ही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अकबर ने एक ऐसा मुगल शासक था जिसने जागीरदारी प्रथा को पूरी सिस्टम के तौर पर लागू किया था पूरी तरह से, ठीक है। देखो अकबर के शासनकाल के दौरान जागीरदारी प्रथा को अधिक व्यवस्थित किया गया, टोडरमल महोदय का उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, अकबर के टाइम पर एक कवि कह सकते हैं या फिर हास्य कलाकार हुआ करते थे, आपने काफ़ी किस्से सुने होंगे, अकबर के साथ में उनका नाम भी आता है, तो बताइए उनका नाम क्या है। आपने काफ़ी कुछ चुटकुले वगैरह सुने होंगे, अकबर के जोड़ीदार ये हुआ करते थे, तो उनका नाम क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। कॉमेडी के नाम, कॉमेडी वगैरह बहुत करते थे वो, ठीक है, किस्सा विस्सा बहुत बुझाते थे ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो भैया, मुगल काल के दौरान जागीरें अधिकारियों और सैन्य नेताओं को उनके वेतन के बदले दी जाती थी, यानी उनको नगद वेतन नहीं देने, जागीर प्रदान कर देंगे। अब इसकी विशेषता क्या होती है देखो, तो जागीरदार अपनी जागीरों से राजस्व इकट्ठा करते थे, जिसको दिया जाता था उसको जागीरदार कहते थे, और वो लोग अपनी जागीरों से टैक्स वगैरह इकट्ठा किए करते थे। उन्हें अपनी जागीरों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। केवल टैक्स ही नहीं वसूल करोगे, वहाँ की सारी व्यवस्था भी आपको देखनी पड़ेगी। जागीरदारों को अपने क्षेत्रों में किसानों और अन्य निवासियों के साथ में उनका कल्याण का भी ध्यान रखना पड़ता था कि अगर तुमको जागीर दी गई है तो वहाँ की लगभग तुम एक तरह से छोटे राजा हो वहाँ के, ठीक है, तो प्रजा का भी ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। अगर वहाँ से टैक्स ले रहे हो तो प्रजा का भी ध्यान रखोगे, तुम्हारे खिलाफ कोई भी वहाँ पर शिकायत नहीं होनी चाहिए राजा के पास में। जागीरदारी व्यवस्था जो है वो शाही सत्ता की निगरानी में थी। सूबा के दीवान को जागीरदारों द्वारा किसानों पर किए जाने वाले दमन को रोकने के लिए बनाया गया था। एक वहाँ पर दीवान हुआ करता था कि तुम उसके मतलब कि जो तुमको दिया गया है जागीर, उनके किसानों पर कोई दमनकारी प्रभाव नहीं डालोगे, यानी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, नहीं तो फिर राजा से शिकायत कर दी जाती थी, ठीक है। हर प्रांत में अमीन की नियुक्ति की जाती थी। यह प्रथा अकबर के 20वें वर्ष से शुरू हुई थी, अकबर ने इसको लागू करवाया था। महत्व क्या है, तो जागीरदारी प्रथा ने मुगल साम्राज्य को अपने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद की। इसने अधिकारियों और सैन्य नेताओं को उनकी सेवाओं के बदले भुगतान करने का एक नया तरीका प्रदान किया कि अब उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको जागीर प्रदान कर दी जाएगी। इसने मुगल साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भी मदद किया था, ठीक है। जो भी जागीरदार होता था तो वो ये चाहता था कि भाई हमारा नाम जो है
शिकायत के तौर पर राजा के पास में न जाए, बल्कि बड़प्पन के तौर पर यानी कि अच्छी व्यवस्था के तौर पर राजा के पास में जाना चाहिए। अकबर खुश होंगे, हमको और जागीरें देंगे। तो ये जो जागीरदार हुआ करते थे वो अपने जागीरों में व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी रखते थे, जिससे कि वहाँ की प्रजा भी खुशी रहती थी। अब प्रजा अगर खुश है तो राजा भी खुश है, राजा के पास में अच्छी अच्छी न्यूज़ आती थी, भैया यहाँ की प्रजा खुश है, इतना टैक्स इकट्ठा किया गया। तो ये कुल मिलाकर के एक अच्छा मतलब कि सिस्टम हो गया था अपने राज्य को चलाने का। तो ये आपकी जागीरदारी प्रथा हो गई। इसके बाद में महालवाड़ी व्यवस्था देखो, ये अंग्रेजों ने चालू की थी। महालवाड़ी व्यवस्था से भी प्रश्न पूछे गए हैं। इससे पहले महालवाड़ी भी आई थी, रैयतवाड़ी भी आई थी। आइए देख लेते हैं महालवाड़ी क्या होता है। ठीक है, बाकी डिटेल में आपको हम अपने चैनल पे करवाएंगे जब तैयारी कराएंगे एमपी पुलिस की। देखो, तो महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, यानी कि टैक्स सिस्टम था। 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। डेट याद रखना 1822। मुख्य रूप से ये कहाँ पर होती थी, इसकी जो है जगह भी पूछते हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि ये एमपी में भी लागू थी, इसलिए महालवाड़ी व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब के कुछ हिस्सों में यह लागू हुआ करती थी। अब ये है क्या, इसकी विशेषता देख लीजिए। विशेषताओं से प्रश्न आता है। देखो, महाल का क्या अर्थ है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो महाल का अर्थ है एक गांव, जो गांव हुआ करते थे उस गांव को क्या कहते थे, महाल कहते थे। महाल, इसी के नाम पर जो है महालवाड़ी व्यवस्था इनका नाम पड़ गया था। ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होती थी। इस प्रणाली में पूरे गांव या महाल को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार माना जाता था। यानी कि गांव में जितने लोग हैं वो अपना टैक्स खुद इकट्ठा करेंगे। उनका एक मुखिया होगा, वो मुखिया उन लोगों से टैक्स लेगा और जा करके सरकार को जमा करेगा। ये सिस्टम हुआ करता था महालवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है ना। तो मुखिया लोग बीच में फ़ायदा उठा लेते थे। ठीक है, क्योंकि ये बीचपति के काम करते थे। अंग्रेज और किसानों के बीच में कौन था, मुखिया थे। मुखिया लोग फ़ायदा उठा लेते थे इसका। आगे देखो, इसको भी समाप्त कर देंगे। राजस्व निर्धारण, राजस्व का निर्धारण गांव की उपज और मतलब कितनी उपज हो रही है और कितनी जमीन है, इसके आधार पर वहां पर टैक्स सिस्टम लागू किया जाता था। गांव के मुखिया की इसमें मुख्य भूमिका होती थी। गांव के मुखिया को राजस्व इकट्ठा करने और उसे सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था में गांव का मुखिया जो है, इसका रोल सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। ठीक है ना। आगे बढ़िए। भूमि का स्वामित्व, भूमि का स्वामित्व किसानों के पास में ही रहता था, लेकिन उन्हें सरकार को राजस्व देना पड़ता था, और किसके माध्यम से, मुखिया के माध्यम से। इसका प्रभाव क्या पड़ा, इस प्रणाली ने किसानों पर भारी कर का बोझ डाला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। देखो, अंग्रेजों ने जो भी टैक्स सिस्टम लागू किया गया था वो अपने फायदे के लिए, ठीक है, किसानों के फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए लागू किया था। तो इसका असर किसानों पर पड़ता था, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब होती चली गई। गाँव के मुखियाओं को अधिक शक्ति मिल गई, जिससे भ्रष्टाचार और शोषण बढ़ा। गाँव के मुखिया क्या करते थे, मान लीजिए 5 रुपये टैक्स वसूला, ठीक है, 5 रुपये, 1 मिनट, 5 रुपये टैक्स मान लीजिए इनने वसूल किया, ठीक है, 5 रुपये, 5 रुपये टैक्स लिया, तो ये सरकार के पास में 3 रुपये पहुंचते थे। बीच में ये 2 रुपये खा लेते थे। सरकार को ये बताते थे कि भैया हमने 2 ही मतलब 3 ही रुपये इकट्ठा किया है और पूरा का पूरा आपको दे दिया है। ये सरकार है, मेरे अन्नदाता, मुझे भी कुछ दे दो। तो वो लोग यहाँ से क्या करते थे, 50 पैसा इनको और दे देते थे। तो कुल मिलाकर के 2.5 रुपये का इनको फायदा होने लगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। इस प्रणाली ने कृषि उत्पादन को भी प्रभावित किया, क्योंकि किसानों के पास में अपनी भूमि में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा ही नहीं रहता था। जितनी इनकी इनकम होती थी, किसान को ज़्यादातर टैक्स ही देना पड़ता था। तो किसानों को भी लगता था यार काहे को यार फालतू में खेती वेती करें, पूरा तो टैक्स ही देना है। लेकिन टैक्स अगर नहीं देंगे तो उसकी समस्या का भी सामना करना पड़ता था। तो मजबूरी में किसान लोग खेती किया करते थे। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व को हड़प कर अपनी आय में वृद्धि करना था। यहाँ से वो लोग टैक्स इकट्ठा करते थे और इंग्लैंड भेज दिया करते थे। ठीक है ना। तो ये जो है महालवाड़ी व्यवस्था थी, जिसमें गाँव का मुखिया प्रमुख हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं, अगला है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आपको क्लास कैसी लग रही, पहले बताओ, अच्छी लग रही कि नहीं लग रही, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, ये वैसे बहुत बोरिंग वाला ये मतलब वो होता है, ये जो टॉपिक है भैया रैयतवाड़ी महालवाड़ी, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 से 3 नंबर प्लस होंगे। बाकी लोग इसको बिल्कुल भी पढ़ करके नहीं गए होंगे, लेकिन आप इसको पढ़ करके जा रहे हैं और वहाँ पर आपके दिमागी समझ के आधार पर ही प्रश्न पूछा जा रहा है। उसमें कहेंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का क्या अर्थ होता है। अब तुम कभी पढ़े नहीं हो तो कुछ भी लगा करके चले आओगे। वो बोलेंगे महाल का अर्थ किसान है, बोलेंगे महाल का अर्थ राजा है, बोलेंगे महाल का अर्थ गांव है, महाल का अर्थ मुखिया है। अब तुम्हें तुक्का ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर तुम पढ़ करके गए हो तो तुम्हें पता रहेगा महाल का अर्थ गांव होता है। तुम एग्जैक्ट आंसर पर क्लिक करके आओगे और ये +1 नंबर आप दूसरों से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो ये 7 से 8 नंबर आपके महत्वपूर्ण होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को देख लेते हैं। देखो,
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। इस प्रणाली में सरकार और किसानों के बीच सीधा समझौता किया गया और किसानों को भूमि का मालिक माना गया। इसमें इन्होंने क्या किया, देखो पहले सरकार होती थी, फिर मुखिया होते थे, फिर किसान होते थे। किसान से मुखिया लोग पैसा लेते, सरकार के पास पहुंचाते, बीच में ये मजे ले रहे थे। सरकार ने कहा ऐसा है, अब तुम लोग निकल लो पतली गली से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारी शिकायत बहुत आ गई। इनने क्या किया, मुखिया वाला सिस्टम ही समाप्त कर दिया, मुखिया लोगों का खेल खत्म। अब सरकार स्वयं, ये सरकार है, ये किसान है, सीधे जो है लेन देन शुरू हो गया। सीधे वो लोग किसान के पास में जाते थे, बोलते भैया कितना तुम्हारा हुआ है। उन्होंने कहा कि सर हमने 10 रुपये इकट्ठे किए हैं। ठीक है, 10 तुमने इकट्ठे किए ना, 3 रुपये हमको दे दो, 7 रुपये तुम मजे करो। यानी मुखिया का सिस्टम खत्म। ठीक है, तो इससे किसान लोग भी मतलब ठीक ठाक खुश रहने लगे, पहले से खुश रहने लगे। लेकिन देखो ये भी इन लोगों ने अपनी चालाकी से लागू किया था। देखो क्योंकि इनको भी फायदा नहीं होता था, भैया मुखिया ले जाता था पूरा पैसा। तो शुरू में तो ये 3 रुपये लेने लगे, बाद में इन्होंने कहा जो तुम मुखिया को देते थे उसका तुम मजा ले रहे हो, 3 नहीं पूरे 5 दो, तो 5 रुपये लेने लगे। तो फिर वही सिस्टम आ गई, वही बात। ठीक है ना, मुखिया को तुमने हटाया तो, लेकिन लागू तो हमारे ऊपर ही किया। तो देखो रैयत वाली व्यवस्था बता दी हमने आपको, किसानों को भूमि का मालिक माना जाता था। ध्यान रखना, रैयतवाड़ी व्यवस्था में एक शब्द आ रहा है रैयत। तो रैयत का अर्थ क्या होता है, रैयत का अर्थ है किसान। जैसे महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का अर्थ गांव हुआ करता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत का अर्थ है किसान। ये प्रश्न बनेगा, रैयत का क्या अर्थ है, किसान। तो आप ऑप्शन में किसान मिलेगा, आप लगा करके आएंगे। अब देखो विशेषताएं देखिए इसकी। किसानों को भूमि का स्वामित्व मत दिया गया कि भाई तुम किसान हो, तुम ही तुम्हारी भूमि के स्वामी हो, कोई बीच में नहीं आएगा। इस प्रणाली में किसानों को भूमि का मालिक माना जाता था और वे सीधे सरकार को टैक्स दिया करते थे। सरकार और किसानों के बीच में सीधा समझौता हुआ करता था। इस प्रणाली में सरकार और किसानों के बीच में सीधा समझौता किया गया और किसानों और सरकार के बीच में किसी की भी मध्यस्थता नहीं रही। जमींदार वगैरह सब सिस्टम खत्म, डायरेक्ट बात करो हमसे। राजस्व का निर्धारण किया जाता था। राजस्व का निर्धारण भूमि की उपज और गुणवत्ता के आधार पर किया जाता था कि कितनी इसमें उपज हो रही है, उस आधार पर तुम हमें टैक्स दोगे। कार्यान्वयन कब से शुरू किया गया, तो देखो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया। ध्यान रखना, रास रैयत रास रीड। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड महोदय के द्वारा चालू की गई। कहाँ से, मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से चालू की गई थी। बाद में 1820 में सर टॉमस मुनरो ने इसे पूरे मद्रास में लागू करवा दिया। पहले केवल 12 महल में, बाद में ने कहा पूरे मद्रास में चलाओ, ये सिस्टम सबसे बढ़िया रहेगा। यह व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे, असम इनके कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि का लगभग 51% जो है वो इसके अंतर्गत आ गया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। यानी पूरे भारत में अगर 100% भूमि थी, 51% पर रैयतवाड़ी व्यवस्था चला करती थी। प्रभाव क्या रहा, इस प्रणाली ने भी किसानों पर भारी कर का बोझ डाला, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, क्योंकि अंग्रेज अगर कुछ भी कर रहे थे वो केवल अपने फायदे के लिए कर रहे थे। ठीक है, इस प्रणाली ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया, क्योंकि किसानों के पास में अपनी भूमि में निवेश के लिए पर्याप्त पैसा नहीं हुआ करता था। तो ये आपके कुछ प्रश्न हैं जो हिस्ट्री से आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जिसको हमने कवर करा दिया है। अब यहीं से प्रश्न बनेगा, अगर हिस्ट्री का बनेगा, एक दो प्रश्न बन रहे हैं वो इसी में से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पॉलिटी की। अब देखो पूरा अलग से पूरा पॉलिटी पढ़ाने बैठेंगे तो इतना टाइम तो है नहीं। ठीक है ना, पेपर भी आपका चल रहा है, तो मेन टॉपिक है उसको हम कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। देखो अभी अनुच्छेद 21 से कम 3 से 4 बार आपके एग्जाम में आर्टिकल 21A आ चुका है। अब ये है क्या, क्योंकि यह बच्चों से संबंधित है इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। तो देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। पहली बात, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार बताया था हमने। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार के खिलाफ आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई आपको मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और वहां पर अपनी याचिका लगाइए, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, इसको डीपीएसपी में डाला था, राज्य के पास में था, राज्य अगर लागू करे तो करे, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में मौलिक अधिकार बना दिया और 6 से 14 वर्ष तक के हर बालक को शिक्षा देना उस राज्य का ये कर्तव्य हो गया कि तुमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह हमारा मौलिक अधिकार है। आगे समझो मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 21A अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को। देखो मौलिक अधिकार है, 21A में शामिल है, यानी हर बच्चे का यह कानूनी अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। कब लागू किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जो है उठा करके संविधान संशोधन नियम बनाया गया और भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया। ठीक है भैया, चलो इसके साथ में ही आया शिक्षा का अधिकार 2009, जिसे हम RTE एक्ट 2009 कहते हैं। राइट टू एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। इस अधिकार को लागू करने के लिए भारत की संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पारित किया। महत्व क्या है, तो यह
यह अनुच्छेद भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि सबके पास में समान रूप से शिक्षा का वितरण हो सके। अनुच्छेद 21A का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, चाहे उसकी सामाजिक या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ हो, चाहे वो SC ST का हो, चाहे BPL परिवार से हो, चाहे कमज़ोर हो पढ़ने में, या फिर उसके पास में पैसा नहीं हो। सबको शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के जितने बालक हैं सबको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी, और सरकारी स्कूलों में यही सब होता है। ठीक है भैया, आगे समझ में। चलिए, अभी तो शॉर्ट में करा रहे हैं शुक्ला सर। ESV पर जब पॉलिटी चालू करेंगे ना तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे, पढ़ के देखना तुम। ठीक है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अनुच्छेद 39, देखो ये किसी भी एग्जाम में आ जाए आपके, चाहे आपका MPPSC हो, MPSI हो, कहीं पर भी आ जाए आप करके आओगे। 39 नंबर क्यों पूछा जा रहा है, देखो तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 घ में 39 घ से पूछा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन से प्रश्न आ रहा है। यह प्रश्न कल ही पूछा गया था कि महिलाओं को जो समान वेतन दिया जा रहा है पुरुषों के बराबर, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया, तो अनुच्छेद 39 के घ नंबर के पार्ट में ये बात कही गई है। देखो तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। देखो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी चीज़ें आ जाएंगी, नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि हम इसे DPSP कहते हैं। अब इसमें जो भी चीज़ें आएंगी उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, वो राज्य का मन है, राज्य का ये कर्तव्य तो है कि ये लागू करे, नहीं कर रहा है तो तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर राज्य सरकारें लागू करती हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें भी वोट बैंक चाहिए रहता है। ठीक है, देखो क्या मतलब क्या है इसका, तो इस समान वेतन का प्रावधान है, यह राज्य के नीति सिद्धांत का मुख्य हिस्सा है। अब इसकी मुख्य बातें देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। अनुच्छेद 39 का यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अभी आप गाँव में जाओगे ना तो कहते हैं भैया देखो जो जेंट्स लोग काम करेंगे उनको 400 रुपये दिन का मिलेगा, जो लेडीज काम करेंगी उनको 300 रुपये दिन का मिलेगा। अब ऐसा क्यों? ठीक है, तो फिर गाँव वाले बहुत सारी चीज़ बताते हैं, लेडीज कम काम करती हैं, जेंट्स ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन सरकार ने कहा नहीं भैया, तुमको समान वेतन देना पड़ेगा दोनों को। अगर ये सरकारी कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं तो समान वेतन ही देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, तो देखो ये भाग 4 में शामिल हैं और अदालतों में लागू होने योग्य है या नहीं है इन सब के बारे में बताता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके खिलाफ आप अदालतों में केस नहीं कर सकते हैं। अब चलो अनुच्छेद 45, ये शुरू में पूछा गया था, हो सकता है दोबारा पूछ लें। अनुच्छेद 45 क्या है, देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है। ये सिद्धांत सरकार को दिशा निर्देश देते हैं कि उन्हें किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए। इसमें भी वही बात कही गई है जो 21A में कही गई है कि 6 जो राज्य है वो 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की प्रारंभिक व्यवस्था और देखभाल का जो है जिम्मा उठाएगा। यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो आंगनवाड़ी की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। 6 वर्ष से बड़े बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के हैं, तो उनकी प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। यह जो है आर्टिकल 45 में कहा गया है। लेकिन फिर वही बात, ये DPSP का हिस्सा था, यानी कि आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते थे, कहीं कोई केस नहीं कर सकते थे, तो राज्य सरकारें अपनी मनमानी किया करती थी। ठीक है ना, इसलिए इसको उठा करके मौलिक अधिकार में डाल दिया कि अब तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 45 वही बात थी जो आपका 21A में था। आगे बढ़ते अनुच्छेद 42, देखो अनुच्छेद 42 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य के नीति सिद्धांत, ये तो हमने बता ही दिया। ठीक है, अनुच्छेद 42 का कार्य क्या है, अनुच्छेद 42 कार्य की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए। अब ये आपके एग्जाम में क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 42 में प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है और आप किसका एग्जाम दे रहे हैं, महिला सुपरवाइजर का। तो प्रसूति सहायता से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो प्रसूति का अर्थ है जो गर्भवती महिला होती है। ठीक है ना, इसलिए ये आर्टिकल 42 आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा गया है, तो यह राज्य को सुनिश्चित करेगा कि भैया देखो श्रमिक, अगर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, श्रमिक हैं और अगर वो प्रसूति है यानी कि अगर गर्भवती है तो आप उसको छुट्टी देंगे ही देंगे। कार्यस्थल पर स्थितियां और न्याय संगत मानवीय होनी चाहिए, यानी कि अगर महिला है तो आप उसके साथ में अत्याचार नहीं करेंगे। जैसा पुरुषों को वेतन दे रहे हैं, पुरुषों से काम करवा रहे हैं प्यार से, वैसे ही महिलाओं से भी कार्य करवाएंगे। बाकी प्रसूति सहायता राज्य देगी। तो यह अनुच्छेद राज्य को महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने का भी निर्देश देता है, जैसे कि मातृत्व अवकाश, अगर वो प्रेग्नेंट है तो मातृत्व छुट्टी दी जाएगी और चिकित्सा सहायता भी राज्य प्रोवाइड कराएगा। इसीलिए जो 108 नंबर होता है ना, 108 102, ये राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है, आंगनवाड़ी वगैरह चालू की गई है। तो ये कुल मिलाकर के इसका यह मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलो अब यहाँ पर हम चलते हैं उसमें इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में कल आपसे कंज्यूमर फोरम के बारे में प्रश्न आया था, तो कल भी आपको हमने समझा दिया, फिर से समझा देते हैं। कंज्यूमर फोरम क्या है,
कंज्यूमर फोरम है कि आप कहीं दुकान पे जाते हैं, दुकानदार आपसे पैसे ले लेता है, सामान खराब देता है, तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं कहाँ पर? कंज्यूमर फोरम में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये काम होता है कंज्यूमर फोरम का। अब अगर आपसे कंज्यूमर फोरम पूछा है तो कल को आपसे बैंकिंग लोकपाल जरूर पूछेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत की गई है। अब ये मुख्य होता क्या है पहले ही बता दें आपको, उसके बाद में इसको पढ़ करके सुना देंगे। पहले समझा दें। देखो, बैंकिंग लोकपाल या फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन, देखो कई लोग क्या होते हैं बैंकिंग में, मतलब कि बैंक की वजह से ठगे जाते हैं। जैसे कि मान लो उनका एटीएम खो गया, किसी ने ले लिया, पैसे निकाल लिए, पहली बात। दूसरी बात, उनके अकाउंट से पैसे कट गए, बैंक वाले कह रहे हैं हम नहीं जानते, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, दूसरी बात। तीसरी बात, बैंक जबरदस्ती कोई लोन इनके ऊपर अप्लाई कर रही है या फिर कोई टैक्स अप्लाई कर रही है बैंक अपनी तरफ से, तो इन सब के खिलाफ तुम कहाँ जाओगे? बैंक के खिलाफ तुम पुलिस स्टेशन थोड़ी जा सकते हो कि पहुंच गया पुलिस स्टेशन, भैया ये एसबीआई बैंक ने हमारे इतने पैसे ले लिए, दे नहीं रहे हैं। पुलिस वाला कहेगा भैया इसमें हम क्या कर दें, एसबीआई बैंक को जाकर गिरफ्तार कर लें क्या? नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा बैंकिंग ओम्बड्समैन या फिर बैंकिंग लोकपाल अलग से बनाया गया है। ठीक है, बैंकिंग लोकपाल ये क्या काम करता है? इसकी शिकायत, बैंक की किसी भी जो कार्रवाई की जा रही है, गलत कार्रवाई, उसकी शिकायत आप बैंकिंग लोकपाल में करेंगे। बैंकिंग लोकपाल उस बैंक को बुलाएगा कि भैया ये बताओ क्या समस्या है, तुमने इनके पैसे क्यों ले लिए, तुमने इनके पैसे क्यों काट लिए, अगर इनके अकाउंट से पैसे उड़े हैं तो वो कहाँ गए, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, तुम बताओगे इनको। ठीक है ना? तो फिर क्या करता है, एक तरह से कह सकते हैं आरबीआई जो है इन बैंकों का पापा होता है, और पापा सारी फिर जवाबदारी जो बैंकों की होती है उसकी सबकी रिपोर्ट मांगते हैं, बताओ क्यों ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो इनके पैसे लौटाओ, और अगर ये सही बात है, ये अगर शिकायत कर रहे हैं सही बात है, तो तुम पे जुर्माना भी ठोका जाएगा कि तुमने ऐसा कार्य क्यों किया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, उनके बैंक से पैसे कट जाते हैं। ठीक है, वो लोग शांति से बैठ जाते हैं, क्या करें अब, कट गया तो कट गया भैया, बैंक है कुछ भी कर सकता नहीं। भैया बैंकिंग लोकपाल बैठा है, काहे परेशान हो रहे हैं, हम हैं तो तुम्हारे साथ में। ठीक है ना? अभी तो जब तुमको पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आगे जितने एग्जाम आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक साल में 2 बार नवरात्रि आती है, 6-6 महीने पर। इस बार नवरात्रि आज से शुरू हो रही है। टारगेट बना लो नवरात्रि टू नवरात्रि, यानी कि इस नवरात्रि से हम तैयारी शुरू करेंगे और अगली नवरात्रि के बीच में जो भी जॉब आने वाली है उसमें से एक जॉब हम लेकर के रहेंगे। और इस बार तो जलवे हैं, बहुत सारी जॉब हैं, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, आबकारी के एग्जाम डेट आ गई है जुलाई में। ठीक है ना? मध्य प्रदेश जो है चयन परीक्षा वर्ग 2, चयन परीक्षा वर्ग 3, और आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। पटवारी की भी सुनाई पड़ रही है भैया, 2026 जनवरी में पटवारी की भी आ जाएगी। ठीक है, तो आप तो हमारे साथ बने रहो, तैयारी तो हम करवाने के लिए बैठे ना, काहे परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बैंकिंग लोकपाल का ये काम होता है कि अगर कोई मान लीजिए बैंकों के द्वारा ठगा जा रहा है तो वो सारी समस्या वो हमारे पास में मतलब लेकर के आएंगे और इसको सॉल्व करना ये हमारा कार्य रहेगा। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई। देखो, ग्राहकों और बैंकों के बीच कोई विवाद हो जाता है, उसका निपटारा बैंकिंग लोकपाल करेगा। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कोई कमियाँ रहती हैं तो आप शिकायत कर सकते हो। बैंक सेवाओं में सुधार के लिए भी आप सुझाव दे सकते हो। ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सकते हो। बैंकिंग लोकपाल के पास इन मामलों के खिलाफ शिकायत करें। कौन सी? अगर बैंक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कोई कमी है तो आप शिकायत कर सकते हैं। बैंक द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार, कहते नहीं भैया तुम गए और वो जो बैंक का वहाँ पर मैनेजर बैठा है या फिर वो कह रहा भैया लंच टाइम निकल लो, ठीक है, आधे घंटे का लंच है जो टाइम दिएगा उस पर करो, उसके अलावा लंच टाइम कर रहे हो तो तुम वीडियो बना लो और शिकायत कर दो बैंकिंग लोकपाल में, खटिया खड़ी हो जाएगी उनकी। ठीक है ना? तो अनुचित व्यवहार अगर करते हैं तो भी तुम शिकायत कर सकते हो। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कोई समस्या है तो भी तुम बैंकिंग लोकपाल में जाकर के शिकायत कर सकते हो। ठीक है, बाकी ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ी कोई भी समस्या आती है, ऋण और अग्रिमों से जुड़ी कोई समस्या आती है, चेक और ड्राफ्ट बिलों से जुड़ी कोई समस्या आती है, तुम सीधे बैंकिंग लोकपाल जा सकते हो। इसका जो टोल फ्री नंबर होता है वो आपको आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, बैंकिंग लोकपाल टोल फ्री नंबर। तो वहां पर आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर कॉल करके तुम बैंकों की शिकायत कर सकते हो। किस किस बारे में शिकायत कर सकते हो वो आपको मैंने बता दिया। आपके एटीएम कार्ड में कोई समस्या आ रही है, बैंक से तुम्हारे खिलाफ अनुचित कार्रवाई की गई है, या फिर तुम्हारे अकाउंट से बैंक मतलब पैसे उड़ गए हैं, ठीक है, या फिर मतलब अनुचित व्यवहार कर रहे हैं बैंक वाले, ठीक है, लंच टाइम बता करके फालतू का जो है टाइम ले रहे हैं, इन सब के खिलाफ में तुम जो है बैंकिंग लोकपाल में जाकर के शिकायत कर सकते हो। आरबीआई जो कि सभी बैंकों का पापा है वो ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो सभी बैंकों के खिलाफ, कोई भी बैंक हो उसके खिलाफ तुम जाकर के सीधे शिकायत कर सकते हो बैंकिंग लोकपाल में। तो बैंकिंग लोकपाल के द्वारा इन बैंकों को कंट्रोल किया जा सकता है, किया जाता है। और अगर ये बात सही निकलती, जो तुमने शिकायत की है, अगर वो शिकायत सही निकलती है तो फिर क्या करेंगे पापा जी? पापा जी इनके ऊपर जो है जुर्माना ठोक देंगे कि अगर इस ग्राहक के साथ में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, चलो तुम जुर्माना भरो। तो बैंकों को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को ये बातें पता नहीं रहती हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर ये महत्वपूर्ण बातें थी जो हमको आपको बतानी थी। ठीक है,
ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप संपर्क करके अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है सक्सेस जंक्शन 777। इस पर आपको इसको फॉलो कर लेना है सर्च करके। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा फेसबुक पेज है। तो मिलते हैं दोपहर 3 बजे आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे शुक्ला सर ESB वाला चैनल की लिंक दी गई है, उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। MP की सारी क्लासेज वहाँ पर चलेंगी। ठीक है, और इस पर जो है पूरा एग्जाम एनालिसिस हुआ करेगा। चलिए मिलते हैं दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।